हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको मैं बताते चलूं कि यह रेलवे विभाग के लिए एक साइंस की अति महत्वपूर्ण सीरीज लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें क्या साथियों ग्रुप डी एनटीपीसी को कवर किया गया है। विगत वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना पेपर में या पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक्स को कवर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे रेलवे बार बार क्वेश्चन पूछता है। हम उन टॉपिक को क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं इस सीरीज में। तो आप इस सीरीज को शिद्दत से लीजिए। वादा रहा मेरा, अगर इस सीरीज को पूरा आप शिद्दत से लेंगे ना, तो वादा रहा मेरा कि पेपर में कहीं से कोई गलती नहीं होगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। तो इसी कड़ी में साथियों आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए। क्या है साथियों, पहला क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल होता है। पहली बात की ये आरबीसी है क्या, और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, इनको साइड में निपटा लेते हैं ना, साइड में निपटा लेते। पहली बात की ब्लड को कितने भागों में साथियों बांटा गया, 2 भागों में। ध्यान दीजिएगा, ब्लड को 2 भागों में क्या किया गया, बांट दिया गया। कौन कौन सा भाग साथियों, पहला है प्लाज्मा, ध्यान दीजिएगा प्लाज्मा। दूसरा साथियों कार्पल्स ना, हाँ कार्पल्स यानी रुधिराणु, ध्यान दीजिएगा रुधिराणु। पहला क्या है साथियों, प्लाज्मा ना, ध्यान दीजिएगा पहला हो गया प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा साथियों कितना परसेंट होता है ब्लड में, 55 से 60% ना, 60% प्लाज्मा और 40% क्या होते हैं साथियों, रुधिराणु, यानी छोटे छोटे कण होंगे ना। और इसी रुधिराणु को कितने भागों में बांटा गया साथियों, 3 भागों में ना। ध्यान दीजिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ध्यान समझिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है ना। आरबीसी क्या है साथियों, रेड ब्लड कार्पल्स ना, हाँ लाल रुधिर कणिका है। डब्ल्यूबीसी क्या है साथियों, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिका है। प्लेटलेट्स, हाँ प्लेटलेट्स को बिम्बाणु भी कहते हैं, प्लेटलेट्स है ना। ध्यान दीजिएगा, तो आरबीसी हो गया साथियों, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। ध्यान दीजिएगा आरबीसी का क्या नाम है साथियों, एरिथ्रोसाइट ना, हाँ साइंटिफिक नाम क्या है इसका, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी साथियों ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, और साथियों लास्ट वाला थ्रोम्बोसाइट ना, थ्रोम्बोसाइट। यानी कि आरबीसी का साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। कभी कभी पूछ लेता है कि आरबीसी का केमिकल नाम या साइंटिफिक नाम बताइए, क्या बताएंगे साथियों, एरिथ्रोसाइट। ध्यान दीजिएगा इसका जो जीवन काल होता है साथियों 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी साथियों लगभग 7 दिन, और प्लेटलेट्स साथियों लगभग 4 दिन ना। ध्यान दीजिएगा, हाँ डब्ल्यूबीसी 7 दिन लगभग 4 दिन, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है ना। ध्यान दीजिएगा लगभग में है, लेकिन ये फिक्स है 120 दिन, इसीलिए इसका क्या करता है साथियों, पूछ लेता है ना। हाँ अब ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी में ना, आरबीसी जो है ना, ध्यान समझिएगा इसमें एक चीज नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जा सकते हो, लाइसोसोम ना, लाइसोसोम नहीं होता इसके कोशिकाओं में। और लाइसोसोम नहीं होगा ना, तो उसमें जो मृत कोशिकाएं होंगी उनको मारने का काम कोई नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि 120 दिन में जब मर रही है ना, लाइसोसोम है या नहीं है दफन करने के लिए, तो कहाँ दफन होती है, तो याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए ना कि ब्लड जो स्टोर होता है साथियों स्प्लीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली में होता है। और यह स्प्लीन ना, हाँ यही स्प्लीन आरबीसी का क्या है, कब्रिस्तान। नोट करते चलिए, चीजों को नोट करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं आने वाला। ध्यान दीजिएगा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। हाँ कहाँ पे स्टोर होता है इसका साथियों, प्लीहा अथवा तिल्ली में ब्लड स्टोर रहता है। और आरबीसी का वही क्या है साथियों, कब्रिस्तान भी है। कौन, प्लीहा अथवा तिल्ली। ध्यान दीजिएगा, तो साथियों क्या पूछ रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, कितना होता है साथियों, 120 दिन। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन जटिल स्थायी ऊतक है। पहली बात की ये ऊतक क्या होता है समझ लेते हैं। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह ना जो किसी निश्चित कार्य के लिए क्या हो, बना हो ना, उसी को क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। 2 प्रकार के होते हैं है ना। ध्यान दीजिएगा ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक जंतु ऊतक और एक पादप ऊतक ना। जंतु ऊतक साइड में रखते हैं क्योंकि अभी पादप ऊतक की बात कर रहा है। पादप ऊतक साथियों ये भी 2 भागों में क्या किया गया, बांट दिया गया ना। एक विभोज्य ऊतक जो विभाजित होंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी पादप ऊतक को कितने भागों में साथियों बांटा गया, 2 भागों में। पादप ऊतक ना समझिएगा 2 भागों में बांट दिया गया, एक विभोज्य ऊतक, विभोज्य ऊतक ध्यान दीजिए, और एक क्या साथियों, एक है स्थायी ऊतक। ध्यान दीजिएगा, एक स्थायी ऊतक और एक विभोज्य ऊतक। ध्यान दीजिएगा स्थायी ऊतक में साथियों ध्यान समझिएगा, स्थायी ऊतक में ना
हाँ इसमें भी दो भाग बांटे गए हैं। कौन कौन से साथियों, ध्यान दीजिएगा, एक सरल स्थायी ऊतक, हाँ एक सरल स्थायी ऊतक, और एक साथियों जटिल स्थायी ऊतक। ध्यान दीजिएगा, जटिल स्थायी ऊतक है ना। विभोज ऊतक की खास बात क्या है साथियों, विभोज यानी इसमें विभाजन होगा, इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। और स्थायी ऊतक का क्या बात साथियों, इसमें विभाजन नहीं होगा। दो भागों में क्या किया गया, बांट दिया गया, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में साथियों तीन है ना, हाँ स्क्लेरेंकाइमा, कोलेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा। देखिए यहाँ नाम लिखे हैं, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा और कोलेरेंकाइमा, ये किसमें साथियों, सरल स्थायी ऊतक। जटिल में कौन कौन होता है, जाइलम और फ्लोएम, लिख लीजिएगा, जटिल में जाइलम और फ्लोएम, ये क्या है साथियों, हाँ जटिल स्थायी ऊतक। जाइलम का कार्य क्या है, जल तथा खनिज लवण का क्या करना, परिवहन करना। फ्लोएम का काम क्या है, फूड यानी भोजन का क्या करना, परिवहन करना। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम है, तो कौन सा ऑप्शन साथियों सही हो गया, जाइलम है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 60 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। पहली बात की है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 60 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान दे दिया, यानी m बराबर 60 किलोग्राम। मास मतलब होता है द्रव्यमान, इसीलिए इसको m से इंडिकेट कर देते हैं। अगला ध्यान दीजिए, कितना मीटर स्थानांतरित कर रहा है साथियों, 4 मीटर, यानी ध्यान दीजिएगा d इक्वल टू 4 मीटर ना, दूरी डिस्टेंस 4 मीटर स्थानांतरित हो रही है वस्तु। क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, बल गुणित विस्थापन। पहली बात की है, बल क्या है साथियों, सदिश राशि, विस्थापन क्या है, सदिश राशि, जबकि कार्य क्या है, अदिश राशि। ध्यान दीजिएगा, बल कितना साथियों, हाँ कार्य बराबर साथियों बल गुणित विस्थापन। क्या पूछ रहा है, कह रहा है 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। पहली बात की है ना, यहाँ 60 किलोग्राम द्रव्यमान नहीं होगा, क्योंकि केवल द्रव्यमान देगा तो आपको त्वरण भी चाहिए ना, नहीं निकाल सकते उससे। तो क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ चीजें गलत है, यहाँ क्या कर लीजिएगा, 60 न्यूटन है ना, 60 न्यूटन द्रव्यमान भार वाली, यहाँ लिख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन, 60 न्यूटन द्रव्यमान भार की वस्तु को हाँ 4 मीटर क्या करना, स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना होगा। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू क्या करिएगा, रख दीजिएगा, 60 गुणित डी की वैल्यू कितना साथियों, 4 ना, रख दीजिएगा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा साथियों, 240 जूल। ऑप्शन ढूंढिए, 240 जूल यहाँ पे रहा ना, हाँ यहाँ पे रहा। ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट होता है कभी, हमने लिखते वक्त ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे आप बदल लीजिएगा, क्या साथियों 240 जूल आएगा। कितने किलोग्राम भार की वस्तु है, 60 न्यूटन ना, 60 न्यूटन की वस्तु है, तो यहाँ पे 4 मीटर विस्थापित होगी, तो कितना जूल साथियों, 240 जूल इसके द्वारा क्या होगा, कार्य। ध्यान दीजिएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, लिख लीजिएगा ना, सीजीएस पद्धति में साथियों अर्ग होता है। ध्यान दीजिएगा, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है किसका, मात्रक, कार्य का। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन साथियों। हाँ देखिए साथियों, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, उसकी संयोजकता कितनी होती है ना। हाँ ये पूछ रहा है कि बाहरी कक्षा में, देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, पूर्ण है ना, इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे भरे हैं, तो उसकी संयोजकता क्या होती है। पहली बात की है संयोजकता क्या होती है, वो देख लेते हैं ना। हाँ संयोजकता क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, संयोजकता जिसको बैलेंसिंग कहते हैं ना, ध्यान से समझिए। बाहरी कक्षा में ना, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान दीजिएगा, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में ना जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे साथियों, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझिएगा, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पॉइंट समझिएगा, कैसे पता करेंगे कि किस परमाणु के भारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ तो एक नियम किसने दिया साथियों, बोर और बरी ने। कौन सा साथियों, 2n² ना, हाँ 2n² नियम दिया है। अगर n बराबर 1 रखेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो n की जगह 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का गुणा 2 में कर दीजिएगा ना तो 2 हो जाएगा। यानी n बराबर 1 का मतलब ये साथियों कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। n क्या है साथियों, कक्षाओं की संख्या है। अभी क्या करिएगा, n बराबर 2 रख लीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8।
n बराबर कितना साथियों तीसरी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन 3 3 के 9 9 दूनी साथियों 18, चौथी कक्षा के लिए 4 चौके देखिए 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो ध्यान दीजिए इसी संख्या के हिसाब से कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता साथियों भरे जाते हैं। यानी पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में कितने 32 इलेक्ट्रॉन ना। हाँ अब कंडीशन देखिएगा इतना अधिकतम रह सकते, अब इससे कम होगा तो क्या होगा, कम होगा तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। कहाँ तक ध्यान दीजिएगा, बोर और बरिंग ने एक बात और बोल दिया ना, क्या बोला कि अगर भारी कक्षा में सबसे कौन से कक्षा में साथियों भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है ना तो वो पूर्ण रूप से क्या है स्थायी है, और नहीं है तो अस्थायी है। ध्यान दीजिएगा पहले कक्षा में साथियों भारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए तब क्या होगा स्थायी, नहीं है तो अस्थायी। अब समझिएगा तो भारी कक्षा में या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 यही केस बनेगा, 8 वाला तो स्थायी ही है। तो ऐसा केस बनेगा, ध्यान दीजिएगा भारी कक्षा में ना तो क्या होगा साथियों, अगर भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ना, ध्यान दीजिए भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो साथियों क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 क्या करेगा अपना निकालना पड़ेगा इसको, क्यों, क्योंकि इसको 8 करना है और इसे चाहिए 7, कोई नहीं देगा इसको 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा अपना निकाल देगा, तो ये +1 बना लेगा। इसी तरह साथियों ये कितना बनाएगा 2+, इसी तरह 3 वाला कितना बनाएगा साथियों 3+, 4 वाला दोनों बनाएगा ना, हाँ ले भी सकता है और दे भी सकता है इसलिए +-4, 5 वाला साथियों -3। ध्यान दीजिए 5 वाले को 3 मिल जाएगा ना इसका 8 हो जाएगा, 3 किसी से लेगा ना तो -3, और 6 वाला साथियों -2, और 7 वाला साथियों -1 है ना। ध्यान दीजिएगा इस संख्या पूरा करने के लिए है हाई जर्म 2 3 + 4 लिख रहा है ना साथियों, यह संयोजकता होती है। यही क्या होती है संयोजकता होती है, यानी जिसके भारी कक्षा में ना 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ध्यान दीजिएगा जिसके भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता +2, ठीक क्यों, क्योंकि इसको भारी कक्षा पूरा करने के लिए जनरल भाषा में समझिएगा संयोजकता उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है जो इलेक्ट्रॉन परमाणु द्वारा अपनी कक्षा पूरा करने के लिए या तो निकाले जाते हैं या तो लिए जाते हैं ना। ध्यान दीजिएगा तो ये संख्या क्या थी साथियों, ली गई या फिर दी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देगा तो साथियों प्लस और लेगा तो माइनस। अब बताइएगा कह रहा है कि उसके भारी कक्षा में क्या है संख्या पूर्ण है, पूरा है, बताइएगा तो लेगा देगा कुछ नहीं ना, लेगा ना देगा, तो संयोजकता कितनी हो गई साथियों 0 हो गई। 1 किसका होगा सोचिए, 1 देखिए किसका होगा, अगर 1 कह दिया तो 2 लोगों का हो सकता है, किसका किसका, देखिए जो उसके भारी कक्षा में 7 है उसका हो सकता है, और जिसके भारी कक्षा में 1 है उसका हो सकता है। तो देखिए पेपर पे क्या पूछेगा +1 -1 देगा, माइनस दिया समझ लीजिएगा कि वो किसी से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, प्लस दिया समझ लीजिएगा वो धनी है इसीलिए किसी को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है दे रहा है। तो संयोजकता साथियों ऐसे पता करते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप लिख लीजिएगा ना। अब भारी कक्षा में किसी भी परमाणु के मान लीजिए भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 7, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी -1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा। लेकिन आप उसे पूछ दें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितना बताइएगा, जितना भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वही ना, यानी 7। चलिए अगला ध्यान दीजिए, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। पहली बात की है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है समझिएगा, स्थितिज ऊर्जा को क्या लिखते हैं साथियों mgh है ना, ये क्या है साथियों स्थितिज ऊर्जा, किससे लिखते हैं U अक्षर से ना, U से लिखते हैं, ये क्या है साथियों स्थितिज ऊर्जा, और K क्या होता है साथियों गतिज ऊर्जा, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिएगा U क्या है साथियों स्थितिज ऊर्जा, K क्या है साथियों गतिज ऊर्जा। पॉइंट समझिएगा एकदम पॉइंट, इन दोनों ऊर्जाओं को जैसे ही जोड़ देंगे ना कौन सी ऊर्जा तैयार हो जाएगी गतिज ऊर्जा। नोट कर लीजिएगा कि हाँ स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ेंगे ना कौन सी ऊर्जा साथियों यांत्रिक ऊर्जा, लिख लीजिएगा कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होगी साथियों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होगी। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो स्थितिज ऊर्जा mgh, यानी साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो गया mgh है ना, सी ऑप्शन। गतिज ऊर्जा अगर पूछा होता तो ½ mv²। ध्यान दीजिएगा हाँ m क्या है साथियों द्रव्यमान, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है साथियों हाइट ऊंचाई ना, हाइट यानी ऊंचाई। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज छापिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण g की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है ना, कहाँ पर 0 होती है। अगला ध्यान दीजिएगा
यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कोई एक वस्तु है ना, एक कोई वस्तु है और उस पर दो लोग एक ही तरफ बल लगा रहे हैं, दोनों मिलके मान लीजिए पूरब में ही बल लगा रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, एक वस्तु पे बल लगा रहे हैं, एक 10 न्यूटन का लगा रहा है, एक 5 न्यूटन का, एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। सोचिएगा दोनों का बल जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना। हाँ तो 10 5 कितना हो जाएगा साथियों, 15 न्यूटन। आंसर तो पकड़ लिए, लेकिन समझिएगा कि अगर किसी कोण पे लगाते तब देखिए हम फार्मूला लिख रहे हैं ना। हाँ, मेन जो परिणामी बल होता है, ध्यान दीजिएगा, परिणामी बल ये मेन वाला है। इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन क्या होंगे साथियों, हल हो जाएंगे ना। परिणामी बल को आर से लिखते हैं, आर लिख लीजिएगा। क्या होता है फार्मूला साथियों, √a² + b² + 2ab cos थीटा ना। हाँ, 2ab cos थीटा क्या क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ए और बी के बीच का कोण, चलिए मान लीजिए ये एक बल ए है ना, एक बल यहीं से कोई क्या लग रहा है साथियों, बी लग रहा है ना। दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। ठीक, अभी ध्यान दीजिए, कह रहा है दोनों एक ही दिशा में लगाया है तो थीटा क्या हो गया साथियों, 0। अरे दोनों एक ही दिशा में होंगे, कोण क्या हो गया, 0। इसी में जैसे ही cos थीटा बराबर 0 रखिएगा ना, ध्यान समझिएगा, जैसे ही क्या, अच्छा ध्यान दीजिए, दो बल है ना, एक ए की वैल्यू इसको मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए साथियों, बी की वैल्यू। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए रहने दीजिए अभी ऐसे ही, समझते जाइएगा। a² + b² + 2ab cos थीटा, बताइएगा तो दोनों एक ही दिशा में लग रहा है ना, कुछ ऐसे देखिए, ए हो गया ये और ये क्या हो गया साथियों, बी हो गया, है ना। दोनों कहाँ लग रहा है साथियों, एक ही दिशा में। बताइए कोई कोण है इनके बीच, कोई नहीं। जब दोनों चीज एक ही दिशा में होंगे ना, कोण क्या होगा साथी, 0 होगा। अब दोनों विपरीत रहते तब ध्यान दीजिए, एक इधर ए और एक इधर बी, तब क्या होता साथियों, तब बीच का कोण देखिए 180 हो जाता। ध्यान दीजिएगा, मेन फार्मूला है। अब बताइएगा 10 न्यूटन कोई इधर खींचे, 5 न्यूटन कोई इधर खींचेगा, वास्तव में कितना काम करेगा, 5 न्यूटन। दोनों एक तरफ काम करेंगे, जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों विपरीत काम करेंगे, घटा दीजिएगा, ज्यादा में से कम। दोनों एक तरफ काम करेंगे, जोड़ दीजिएगा, लेकिन कोई कोण दे देगा तो फार्मूला ही लगेगा। ध्यान दीजिएगा, तो कितना साथियों, cos थीटा, थीटा की वैल्यू हम बताए कितना, 0। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान साथियों कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान क्या होता है, 1। ध्यान दीजिएगा, तो a² + b² + 2ab, इसका मान हो गया क्या साथियों, 1। यहाँ ध्यान दीजिए, किसका स्क्वायर बन रहा है साथियों, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, a² + b² + 2ab किसका स्क्वायर बन रहा है साथियों, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा साथियों, r बराबर करड़ी में a² मतलब a + b का क्या साथियों, होल स्क्वायर। अब जैसे ये वर्ग हो गया ना, करड़ी क्या होगी साथियों, हट जाएगी, तो r बराबर क्या मिल गया, a + b। देखिएगा अभी हम क्या बताएं, जब परिणामी बल पूछेगा ना, एक ही दिशा में होंगे, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, ए बी को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। आंसर विपरीत दिशा में होते तो ए बी को क्या किया जाता, घटा दिया जाता। किसी कोण पे होगा तो मान रख के लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पूछ लेना एक ही दिशा में लग रहा है तो 10 5 कितना हो गया साथियों, 15। ध्यान दीजिए कितना आंसर हो जाएगा, 15 न्यूटन। विपरीत होते तो 10 में से 5 क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, कितना न्यूटन, 5 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, एक ही दिशा में लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है, सिंपल ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है। पहले हाइड्रोकार्बन होते क्या वो समझ लीजिए ना। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ है ना, या ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं, उसे क्या कहते हैं साथियों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कितने होते हैं, 2 तरीके के। ध्यान दीजिएगा, कितने तरीके के साथियों, 2 तरीके के। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा साथियों असंतृप्त। ध्यान दीजिएगा, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त में क्या होंगे साथियों, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग। ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझिएगा, कार्बन कार्बन अगर जुड़े हैं एक बंध के द्वारा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझिएगा ध्यान से, संतृप्त सिंगल बॉन्डिंग, असंतृप्त डबल बॉन्डिंग और या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग होगी ना। अगला ध्यान दीजिएगा, कैसे पहचानेंगे
कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा। संतृप्त के लिए ध्यान दीजिएगा एक ही ग्रुप होता है, कौन सा होता है साथियों, एल्केन, और इसके लिए फार्मूला होता है CnH2n +2। ध्यान दीजिएगा, हम समझा रहे हैं अभी, CnH2n+2। और जब डबल बॉन्डिंग रहेगी इसके लिए फार्मूला होगा CnH2n, और जब ट्रिपल बॉन्डिंग रहेगी CnH2n+2। ध्यान दीजिएगा, ये एल्केन क्या ग्रुप था, ये एल्कीन का है, और ये वाला साथियों एल्काइन का है ना, ये एल्काइन का है, समझिएगा, ध्यान समझिएगा। n बराबर 1 रखिएगा ना, कितना रखिएगा, 1। तो देखिए n बराबर जैसे इसी फार्मूले में 1 रखेंगे ना तो C हो गया, 1 का कोई मतलब है नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 1 रखिएगा, 2 1 कम, 2 में 2 जुड़ा 4, क्या बन गया साथियों, CH4। क्या बन गया, N लगा है ना, कुछ चीजें देखिए लिख रहा है खटाक से, कुछ चीजें लिख रहा है। अगर कार्बन 1 होगा इसको क्या पढ़ेंगे साथियों, मेथ पढ़ेंगे। 1 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, मेथ। और 2 कार्बन होगा तो क्या पढ़ेंगे साथियों, एथ। ध्यान दीजिएगा, और 3 कार्बन होगा तो क्या पढ़ेंगे साथियों, प्रो। 4 कार्बन होगा तो क्या पढ़ेंगे साथियों, ब्यूट, है ना, ब्यूट। 5 कार्बन होगा तो साथियों पेंट, ध्यान दीजिएगा, पेंट, है ना। 6 कार्बन होगा हेक्स पढ़ेंगे ना। अब ध्यान समझिएगा, नाम कैसे लिखेंगे देखिएगा। कौन सा ग्रुप है साथियों, एल्केन, अंतिम में क्या आ रहा है, एन। क्या आ रहा है, इसके अंतिम में आ रहा है साथियों एन। एल्काइन क्या आ रहा है अंतिम में, आइन। देखिएगा समझिएगा, क्या है साथियों, आइन। एल्कीन क्या आ रहा है अंतिम में, इन। देखिएगा, एक में आ गया एन, एक में आ गया आइन, एक में आ गया इन। अब देखिएगा ना, कार्बन कट हो इसमें, एक हो, क्या पढ़ेंगे साथियों, मेथ। कौन सा वाला ग्रुप है, एल्केन, क्या लगाएंगे लास्ट में, एन। तो मेथ आप प्लस जोड़ दीजिएगा एन, क्या बन जाएगा साथियों, मेथेन, है ना। एक बार आईपीएससी नाम का हम चैप्टर लेकर आएंगे आपके सामने और उसे अच्छे से क्या करेंगे, समझा देंगे ना। फिलहाल आप यहाँ पे जो बता रहे हैं उस पे टारगेट रखिए। क्या हो जाएगा साथियों, मेथेन, है ना। अच्छा, 2 कार्बन होता तो एथ पढ़ते प्लस एन लगा देते, क्या हो जाता, एथेन। 3 होता तो प्रोपेन, 4 होता तो ब्यूटेन। समझ गए, हाँ ध्यान दीजिएगा। 2 कार्बन को कैसे लिखेंगे साथियों, n बराबर कितना रख दीजिए, 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, C2, हाई 2 दूनी 4 2 6, H6। देखिए हाई हो गया मेथेन, 2 कार्बन को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो देखिएगा, ऐसा चेक करिएगा ना कि देखिए 2 गुना कार्बन के 2 गुना से 2 देखिए अधिक है हाइड्रोजन। इसमें देखिएगा किसमें साथियों, एल्काइन में ना, हाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। एल्कीन में CnH2n, एल्काइन में CnH2n-2, 2 कम होते जाएगा। एल्केन में +2, एल्कीन में 2 कम करेंगे केवल 2n, और 2 घटा देंगे -2n। अब ध्यान समझिएगा, 2 गुना से 2 अधिक एल्केन, केवल 2 गुना हाइड्रोजन कार्बन से, एल्कीन 2 गुना से 2 कम एल्काइन। समझिए ध्यान से, आपसे क्या पूछा है, संतृप्त। संतृप्त में केवल कौन आता है साथियों, एल्केन। संतृप्त में कौन आता है, एल्केन। आपको क्या ढूंढना है ऑप्शन में, ऑप्शन में यह ढूंढना है कि कार्बन से हाइड्रोजन 2 गुना हो प्लस 2 क्या हो, अधिक हो। एल्कीन में केवल 2 गुना हो, यानी कार्बन 2 ठो तो हाइड्रोजन 4 ठो, कार्बन 3 ठो हाइड्रोजन 6 ठो। एल्काइन होता तो कार्बन अगर 2 ठो ना तो 2 का 2 गुना साथियों 4, और 2 घटा दीजिएगा यानी C2H2, है ना। ध्यान समझिएगा, हम बना दे रहे हैं, इस पे भी बना दे रहे हैं, एक एल्काइन पे भी देख लीजिए। एक पे नहीं बनता, ध्यान दीजिएगा, एक पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा साथियों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच जब 2 ठो रहेंगे तब ना, कार्बन रहेंगे नहीं तो कैसे बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो 2 कार्बन पे क्या 2 रखिएगा इसी फार्मूले में, तो C2 हो गया, और 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 में से 2 गया, 2 आ गया, H2। क्या पढ़ेंगे साथियों इसको, ध्यान दीजिए, पहले 2 कार्बन को क्या पढ़ते, एथ, अब प्लस क्या लगाएंगे, आइन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन। एथाइन हो गया क्या चीज साथियों, C2H2। ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 गुना कार्बन के 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 4, और 4 से क्या है, हाइड्रोजन 2 कम है तो एल्काइन। अगर 2 गुना केवल रहता तो एल्कीन। जैसे समझिए, अगर हम कह दे C2H4 है, बताइएगा कौन सा है, तो साथियों चेक करिए, पहले कार्बन कट हुआ है 2 ठो, 2 का 2 गुना करिएगा 4, तो डायरेक्ट 2 गुना हो जाएगा, यानी कौन सा साथियों, एल्कीन वाला।
ठीक। अगर यहाँ पे रहता कितना साथियों 6, तो 2 दूना 4 प्लस 2 ज्यादा है, यानी कौन सा वाला, एल्केन वाला। अगर यहाँ पे रहता साथियों 2, तो देखिए 2 का 2 गुना 4 और 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, C2H2 कौन सा वाला साथियों, एल्काइन वाला। डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, केवल सिंगल बॉन्डिंग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे चेक करिएगा, तो हाँ चेक करिए, 2 से 2 गुना करिएगा 4 और प्लस 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा साथियों 6, यानी यही वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे चेक कर लेते हैं कौन सा एल्काइन का होगा। देखिए 2 से 2 गुना ज्यादा 4 और प्लस 2 ज्यादा कितना होना चाहिए, तो 6 नहीं है ना, 2 क्या है, कम है, 4 से 2 कम है 2, तो किस में चले जाइएगा, एल्काइन वाले में। ये एल्काइन का हो गया, यानी असंतृप्त हो गया। C2H, ये तो गलती है, ये ऐसे भी गलत है, ये नहीं बन सकता। ध्यान दीजिएगा, 2 का कितना है साथियों, 2 गुना, कार्बन का 2 गुना है हाइड्रोजन, यानी कौन सा वाला साथियों, एल्कीन वाला। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम एक इस पे वीडियो बना देंगे ना, अच्छे से समझा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन साथियों, एक मोबाइल को किसी 100 मीटर ऊंची बालकनी से गिराया जाता है। अरे क्यों गिरा है मोबाइल यार, इतना महंगा पहले तो मिलता नहीं है, 10-12 हज़ार लाओगे तब ना मोबाइल कर जाएगा, और गिरा दे रहा है बालकनी से। चलिए गिराना नहीं है, बस समझना है ना, ध्यान दीजिएगा। एक मोबाइल को किसी 100 मीटर ऊंची बालकनी से गिराया जाता है, यदि मोबाइल का द्रव्यमान 0.5 kg हो तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा होगी। अभी जस्ट याद करिए, हम स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको एक फार्मूला बताए थे ना साथियों, क्या बताए थे, ध्यान दीजिए, mgh, अभी जस्ट बताए थे, u बराबर ना, u बराबर क्या साथियों, mgh। m क्या है साथियों, देखिए यही है m क्या है, द्रव्यमान, g क्या है साथियों, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू दे रखा है 10, और h कितना साथियों 100 मीटर, वैल्यू पुट कर दीजिए। m का मान 0.5, g की वैल्यू साथियों 10 और h की वैल्यू साथियों कितना 100, गुणा कर दीजिएगा तो 100 को गुणा 10 में करेंगे 1000, और 1000 का आधा यानी 0.5 500 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा साथियों 500 जूल। अब ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा कार्य के समतुल्य होती है, इसीलिए कार्य का मात्रक जूल, तो ऊर्जा का भी मात्रक जूल। 500 जूल ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों, 1 के साथ जाएगा ना, 500 जूल। स्थितिज ऊर्जा, जब किसी चीज को ऊंचाई पे ले जाएंगे ना, स्थितिज ऊर्जा, गति में फेंक देंगे ना, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यहाँ पे हम भी स्क्वायर। अगला ध्यान दीजिए, निम्न में निष्क्रिय गैस कौन सी है, निष्क्रिय गैस पूछ रहा है ना, तो याद करिए आवर्त सारणी का ग्रुप नंबर 18 ना, ग्रुप नंबर कौन सा साथियों 18। आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त होते हैं, 18 गो क्या होते हैं साथियों, वर्ग होते हैं, और 18वें वर्ग की बात करेंगे, कौन से वर्ग की साथियों, 18वें वर्ग का। इसको किस किस नाम से जानते हैं लिख लीजिएगा। पहला नाम अक्रिय गैस बोलते, क्या बोलते साथियों, अक्रिय गैस। दूसरा नाम नोबल गैस, है ना, ध्यान दीजिएगा, अक्रिय गैस, नोबल गैस, शून्य वर्ग के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व, अक्रियाशील गैस ना, अक्रियाशील गैस है। और एक 18वें ग्रुप का तत्व तो भूलवे करते, 4-5 नाम से इसको जानते हैं। अक्रिय गैस क्यों, किसी से कोई क्रिया नहीं करता इसीलिए अक्रिय गैस। नोबल गैस क्यों, अंग्रेजी में इसी को अक्रिय कोई कहा गया है, नोबल गैसेस। शून्य वर्ग की तत्व, इनकी संयोजकता 0 होती है, अभी जस्ट बताया संयोजकता, बाहरी कक्षा इनका भरा भरा रहता है, संयोजकता 0, इसीलिए शून्य वर्ग के तत्व बोला गया। अक्रियाशील, क्रिया नहीं करती इसलिए अक्रियाशील, 18वें ग्रुप में रखी है इसीलिए 18वें ग्रुप का तत्व भी बोलते हैं। कौन कौन है साथियों, लिख लीजिएगा, हीलियम, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और साथियों रेडान। ध्यान दीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। एटेटेनियम करके भी है, उसको नहीं पूछता, इतने से काम आपका क्या होगा, निकल जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये क्या है साथियों, ग्रुप 18 की तत्व हैं, जो क्या है साथियों, अक्रिय गैस है। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है निम्न में निष्क्रिय गैस कौन सी है, कौन सी है ढूंढिए, तो हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। क्या क्लोरीन दिखा इसमें, नहीं है साथियों। ये कौन से ग्रुप का है, ये 17वें में है, ध्यान दीजिएगा, इस 17वें ग्रुप में हाइड्रोजन परिवार का तत्व है। हाइड्रोजन साथियों ये पहले में भी रहता है, 17वें में भी रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं साथियों, आवारा गैस। ध्यान दीजिएगा, कौन सा गैस, आवारा गैस ना, ये पहिलकों में रह लेता है, 17वें में भाग जाता है, डिपेंड करेगा इसके पड़ोसी पे, कमजोर है तो इधर रहेगा, बलियार है तो भाग जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन साथियों परमाणु क्रमांक कितना साथियों, 7, है ना, परमाणु क्रमांक 7। क्रिप्टॉन साथियों देखिए यही है क्रिप्टॉन, Kr, ये कौन सा साथियों, अक्रिय गैस है ना, अक्रिय गैस है।
याद रखिएगा, नाम लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ना आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना, अपने साथियों के साथ क्या किया करिए, शेयर किया करिए। तो साथियों, अगर चैनल पे आप नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही वीडियो लेकर आपके सामने डेली आते रहेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।